नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जयसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिज़िक्स इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। लास्ट क्लास में हमने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताया था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनीशन और उसकी यूनिट्स के बारे में लास्ट क्लास में हमने बात की थी। अब हम देखते हैं कि एरिया वेक्टर के बारे में कुछ और बातें समझते हैं। मान लीजिए कि दिस इज़ सम एरिया और इसके परपेंडिकुलर में एक कोई वेक्टर है एन कैप, यानी 1 मीटर का वेक्टर है यूनिट डिस्टेंस का, क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो, लेकिन ये इसके परपेंडिकुलर है। और ये जो सरफेस है इसका एरिया एस है। एस का मतलब 2 मीटर स्क्वायर, 3 मीटर स्क्वायर, जो भी इसका एरिया हो। तो अगर मैं इस यूनिट वेक्टर में इस सरफेस से मल्टीप्लाई कर दूं जो भी इसका एरिया है सरफेस एरिया से, तो हमें इसी डायरेक्शन में एक वेक्टर मिल जाएगा एस लेंथ का। तो वो चीज़ हो जाएगी, इसी डायरेक्शन में मिल जाएगा, तो वो वेक्टर बन जाएगा एस वेक्टर, यानी वो एरिया वेक्टर बन जाएगा। एस वेक्टर क्या होगा? एस इंटू एन कैप, एस इंटू एन कैप। तो अगर हम ऐसा कर देते हैं तो हमें एरिया वेक्टर मिल जाता है। जो भी यूनिट वेक्टर उस पर आप इसको चढ़ा दें तो एरिया वेक्टर उसी लेंथ का मिल जाएगा। इसी डायरेक्शन में आप बढ़ा दीजिए एस डिस्टेंस का, तो यही चीज़ होगी। अगर मान लें कि कोई आर्बिट्रेरी शेप है इस तरीके का, तो आर्बिट्रेरी शेप है और इसमें एक कोई छोटा सा एरिया ऐसे है, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि इस पर एक परपेंडिकुलर लेंगे इसी सरफेस पर, और वो एन कैप होगा। तो वो जो एन कैप होगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, और जबकि ये सरफेस खुद डेल्टा एस है। अच्छा, तो ये अब अगर ये डेल्टा एस है तो इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर क्या होगा? तो इस डायरेक्शन का जो एरिया वेक्टर होगा तो उसको कैसे पता किया जा सकता है? एस वेक्टर इज इक्वल्स टू या डेल्टा एस वेक्टर, क्योंकि छोटा सा एरिया है, सो डेल्टा एस एन कैप हो जाएगा। ये चीज़ है। तो इस तरीके से सरफेस के परपेंडिकुलर हमने लिया और सरफेस के परपेंडिकुलर लेकर उसी डायरेक्शन में निकाल दिया। वास्तव में देखा जाए तो अगर मान लीजिए कि ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये 3 डायमेंशनल कुछ मैंगो शेप है, तो कोई भी पॉजिटिवली चार्ज अगर कंडक्टर है तो ये बात हमने पहले आपको बता दी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसके हर पॉइंट से परपेंडिकुलर ही होगी। तो अगर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी, हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर होगी, आप जहाँ देखें तो सावधानी से बनाए, परपेंडिकुलर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगी। तो ऐसे में हम कैसे पता करें कि इसमें से कितना फ्लक्स निकल रहा है, कितनी फील्ड लाइंस निकल रही हैं? क्योंकि हमें ये पता करना है कि फील्ड लाइंस कितनी हैं। तो हाउ कैन वी कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एमिनेटिंग फ्रॉम दिस? अगर इसमें से 100 फील्ड लाइंस निकल रही हैं तो वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेंगी, वो इन्फिनिटी तक भी 100 ही रहेंगी। थोड़ी दूर पर इसे घेर लो तो भी 100 हैं, और ज़्यादा दूर पे घेर लो तो भी 100 हैं, इन्फिनिटी पे घेरो तो भी 100 हैं। जितनी निकल रही उतनी ही निकलेंगी। तो अब हम ये निकालना चाहते हैं कि इस 3 डायमेंशनल शेप से कितनी फील्ड लाइंस निकल रही हैं। तो मैंने आपको बताया एरिया वेक्टर क्या है। एरिया के परपेंडिकुलर एक वेक्टर लो और उसमें उसका मैग्नीट्यूड चढ़ा दो, तो इसी एरिया के परपेंडिकुलर फील्ड भी तो है, और हमने जो एरिया वेक्टर लिया है वो भी परपेंडिकुलर लिया है। तो इस केस में हमें क्या कर देना चाहिए कि दैट इज जो भी फ्लक्स अगर हमें निकालना है इस केस में, तो हम फ्लक्स कैसे निकालें? अलग अलग पॉइंट पर इसमें अलग अलग फ्लक्स होंगे। तो अगर हम नेट फ्लक्स इसमें जानना चाहते हैं तो
किस तरीके से पता करें? सो इट इज नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू, बहुत सारे फ्लक्स होंगे, फाई 1 प्लस फाई 2। हमें छोटे छोटे अलग अलग सेगमेंट्स लेने होंगे और उन सेगमेंट्स पर अलग अलग फ्लक्स निकालने पड़ेंगे और ऐसे करके ये इनफाइनाइट होंगे, बहुत छोटे छोटे हमने ले लिए। हर पॉइंट पर फील्ड अलग अलग है और हर एक का हमने डेल्टा एस अलग अलग लिया है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर पता कर सकते हैं कि जो फील्ड है, किसी पॉइंट की फील्ड E1 होगी तो डॉट डेल्टा एस। डेल्टा एस का मतलब है हमने इक्वल एरिया सेगमेंट ले लिए हैं। हाँ, एंगल सब जगह अलग अलग होगा, तो दैट इज दिस प्लस E2 डेल्टा एस। ऐसे करते करते हम ये बढ़ते चले जाएं और लास्ट में EN डेल्टा एस। तो हम छोटे छोटे सेगमेंट के फ्लक्स काउंट करते चले जाएं तो अल्टीमेटली हमें उस मैंगो शेप्ड 3 डायमेंशनल पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के टोटल फ्लक्स पता चल जाएंगे कि उसमें कितना फ्लक्स निकल रहा है। सो दैट विल बी एग्रीगेटेड एज, उसको कैसे लिखा जा सकता है? ई सिग्मा ई डेल्टा एस डॉट डेल्टा एस। सभी को ले लिया, फिर सबका सिग्मा कर दिया। तो इस तरीके से ये टोटल फ्लक्स हम निकाल सकते हैं किसी भी बॉडी के लिए। हर पॉइंट पर एरिया वेक्टर और इसका डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो उसका जो जो भी एंगल बनता हो उससे हम निकाल सकते हैं ना। सो ऐसा हमने किया है। तो अब देखिए ऐसा हमने क्यों किया कि हमने E1 E2 अलग अलग लिया। E1 E2 अलग अलग क्यों लिया? क्योंकि सब जगह जो फील्ड होगी वो डिफरेंट होगी। ऐसा होता है कि जैसे हमने यहाँ पर मैंगो शेप्ड बॉडी ली और जो इसके कुछ एंड्स हैं जो स्मूदर एंड हैं, तो स्मूदर एंड में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होगा और जो शार्पर एंड होंगे वहाँ पर चार्ज कंजेस्टेड होते हैं। इसको आपको आगे बताया जाएगा कोरोना डिस्चार्ज के माध्यम से, और बताया जाएगा कि शार्पर एंड पे ज़्यादा होते हैं। तो फील्ड सब जगह अलग अलग होगी, तो इसीलिए हमने फील्ड अलग अलग ली है और फिर डेल्टा से मल्टीप्लाई किया है। भले ही सब जगह आपने सेम एरिया क्यों न ले लिया हो, लेकिन फील्ड तो अलग अलग है, क्योंकि कहीं पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, कहीं पर कम है। तो फील्ड अलग अलग होने की वजह से हमको ये एक जो मैनुअल एडिशन मेथड है वो करना पड़ा है। तो जो भी हो यही इनका डॉट प्रोडक्ट होगा। या आप ये क्या कह सकते हैं, इट इज इक्वल्स टू जो भी फ्लक्स होगा। फ्लक्स अल्टीमेटली क्या होता है? फ्लक्स इज, ये तो हमने इस बॉडी के लिए निकाल लिया। अब जरा देखो, किसी भी तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आपने एक इस तरीके से एरिया लिया और इसका यहाँ पर एक एरिया वेक्टर ले लिया एस वेक्टर, तो इधर की तरफ इसका एंगल क्या होगा? मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चलती चली जा रही है, तो इसका ई के साथ क्या एंगल होगा? ये देखिए, तो इसके साथ इसका थीटा एंगल होगा। तो थीटा एंगल होगा तो वास्तव में जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स क्या होता है? ई एस कॉस थीटा। तो एस कॉस थीटा से आप क्या समझते हैं? एस कॉस थीटा का मतलब है कि इसी एरिया का इधर की ओर प्रोजेक्शन ले लिया जाए। तो वैसे भी एस कॉस थीटा इधर होगा, तो इधर पर जो प्रोजेक्शन आएगा तो पूरा एरिया तो नहीं आएगा। तो अगर आप एक छोटी चूड़ी भी सीधी रख दें तो उसमें भी उतने फ्लक्स होंगे, और बड़ी चूड़ी को टेढ़ा रख दें तो भी। यानी एस कॉस थीटा इज नथिंग बट द प्रोजेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर along the field. So what is electric flux? Electric flux is the product of magnitude of
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्रोजेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर along द फील्ड। यानी आप ये जो चीज कर रहे हैं ये एस कॉस थीटा है, ये एस है, लेकिन अगर इसका प्रोजेक्शन देखा जाए तो ये थोड़ा एरिया है, ये ज़्यादा एरिया है, लेकिन प्रोजेक्शन तो थोड़ा आएगा। किसी भी चीज़ का प्रोजेक्शन यहीं पे आप देख लो, प्रोजेक्शन एरिया वेक्टर का तो कितना आ रहा है, ये है प्रोजेक्शन। तो आप देख रहे हैं लेंथ से ही तो एरिया पता चलती है, तो कितना थोड़ा लेंथ है। सो ये एस है तो एस कॉस थीटा इतना हुआ। तो कोई भी वेक्टर अगर एस है, हम कहें आपसे भाई इधर प्रोजेक्शन निकालो जरा, तो ये हो गया एस कॉस थीटा, ये थीटा है। तो आप ये एस है, आप इसको कुछ मान लें, थोड़ी देर के लिए एक्स मान लें, तो आप देखेंगे कि कॉस थीटा क्या होगा, बेस बाई एस। तो एक्स क्या होगा, एस कॉस थीटा। तो एक्स की ये वैल्यू आ गई, तो यही है एस कॉस थीटा। तो एस कॉस थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर अलोंग फील्ड, और हमें वही चाहिए था कि उधर की डायरेक्शन में क्या है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फिर से डेफिनेशन देखें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड and projection of area vector along electric field, projection of area vector along इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों का मैग्नीट्यूड है। तो ये चीज यहाँ पर कही गई है कि दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, बुक में आपके क्या कहा गया है कि सिर्फ एरिया वर्ड लिया गया, नॉर्मल टू एरिया। तो एरिया नॉर्मल हो या एरिया वेक्टर अलोंग, वो एक ही बात है, क्योंकि एरिया वेक्टर खुद ही एरिया के नॉर्मल होता है। तो इस तरीके से हमने एरिया वेक्टर के टर्म्स में ये बात कह दी है। तो यहाँ सिर्फ एरिया की बात की गई है, तो एरिया तो नॉर्मल होना चाहिए ना फील्ड के, और एरिया वेक्टर को अलोंग होना चाहिए। तो इसलिए आप अपने मन में दोनों बात रखें, बुक की भी बात रखें कि एरिया नॉर्मल हो या एरिया वेक्टर अलोंग। अब जरा देखें कि इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं, जिसमें दो ध्रुव होते हों, इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो a pair of equal and opposite charges separated by a very small distance constitute an electric dipole. A pair of equal and opposite charges q and minus q separated by a very small distance constitute an electric dipole. सो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे बनेगा जरा देखें। अगर मान लीजिए एक चार्ज Q लिया है आपने और एक चार्ज माइनस Q लिया है, इक्वल मैग्नीट्यूड का होना चाहिए और अपोजिट, और इनके बीच की कुछ डिस्टेंस है, तो इनके बीच की डिस्टेंस कन्वेंशनली 2a ली जाती है। तो
जो हमारे डिडक्शंस हैं, जो अभी फार्मूले बनाएंगे, उसमें 2a लेने से क्या होता है, थोड़ी सी आसानी हो जाती है। लेट द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2a। तो ये जो भी चीज़ हो रही है इसको कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, जैसे कि HCl। तो HCl में क्या होता है, जो H और Cl के बीच का इलेक्ट्रॉन पेयर है वो Cl की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। और ऐसा होने की वजह से, क्योंकि इधर से इधर की ओर शिफ्टिंग होगी, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, और ऐसा होने की वजह से जो Cl है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड टुवर्ड्स क्लोरीन, तो ये इधर की ओर ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगा। तो इधर शिफ्ट होने की वजह से इस पर डेल्टा निगेटिव आ जाएगा और इस पर डेल्टा पॉजिटिव, तो जितना इसको लॉस होगा उतना उसको गेन होगा। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो करीब करीब 1.2 पिकोमीटर है, वो थोड़ी सी डिस्टेंस है, तो ये इट इज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। सो फॉर द मॉलिकुलर डोमेन वी आर इंट्रोड्यूसिंग ए कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम इसी के फेवर में अब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। नाउ ये तो बात हो गई कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की। व्हाट डज इट मीन बाय डाइपोल मोमेंट से आप क्या समझते हैं? ऐसा हमने 11th की केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। सो डाइपोल मोमेंट क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण। व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? व्हाट डज इट मीन बाय डाइपोल मोमेंट? डाइपोल मोमेंट, इसको P कहते हैं, P वेक्टर, स्मॉल p वेक्टर। सो डाइपोल मोमेंट इज द product of magnitude of any charge and the distance between two charges. So dipole moment is the product of magnitude of any charge and separation between two charges. Two charges. तो यानी जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या चीज़ है? अगर देखा जाए तो Q इंटू 2a है, कोई भी चार्ज ले लो और ये, बट हमने आपको बताया ये तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी कुछ डायरेक्शन भी होनी चाहिए। सो इस जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। यानी जो डाइपोल मोमेंट है इसे आप क्या कह सकते हैं, 2qa। 2qa हो गया, डायरेक्टेड फ्रॉम -q टू +q, क्योंकि वेक्टर लगाए तो डायरेक्शन भी लिखनी होगी। डायरेक्टेड फ्रॉम -q टू +q, -q से +q की ओर इसकी डायरेक्शन होती। क्यों होती है ये अभी आपको बताया जाएगा कि ये क्यों होती है, इस कॉन्सेप्ट को बताएंगे। लेकिन इतना जान लीजिए कि ये जो P, इसके बीच में जो डाइपोल मोमेंट है ये मोमेंट है, यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए इसको HCl को तो ये घूम जाएगा। तो किधर घूमेगा, ये इसका रोटेशन क्या है, उसके बेसिस पे ये डायरेक्शन दी गई। तो ये जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन यहाँ से देखी जाए तो यहाँ की तरफ है। ये है डाइपोल, माइनस से प्लस की ओर। सो डाइपोल मोमेंट जो होता है वो एनी चार्ज और उनके बीच के सेपरेशन का प्रोडक्ट होता है, और ये -q से +q की ओर डायरेक्टेड होती है। और इसकी यूनिट क्या होती है?
वैसे तो आपने 11th केमिस्ट्री में इसकी यूनिट डिबे पढ़ी है, अदरवाइज डाइपोल मोमेंट की यूनिट अगर सिंपली भी देखा जाए तो कूलम्ब इंटू मीटर, फिजिक्स में यही चलती है, कूलम्ब और ये डिस्टेंस है तो मीटर, कूलम्ब मीटर। सो यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज कूलम्ब मीटर, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब जरा देखें कि अगर मान लें कि एक डाइपोल रखा है तो उसके फील्ड का नेचर कैसा होगा, हम इस चीज का पता करना चाहते हैं। एट ए डिस्टेंस आर डिस्टेंस पे उसकी फील्ड का क्या नेचर होगा। सो फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, द फील्ड ऑफ एन, जहां तक वो डायरेक्शन की बात है -q से +q, वो इसी डिडक्शन में आपको पता चल जाएगी। द फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो किसी डाइपोल की वजह से r डिस्टेंस पे फील्ड क्या होगी। भाई डाइपोल इज ए पेयर ऑफ चार्ज, अभी तक हमने सिंगल चार्ज की वजह से फील्ड निकाली है। मान लो ये सिंगल चार्ज है तो उसकी वजह से r डिस्टेंस पे जब आपसे फील्ड पूछी जाती थी तो आप बता देते थे कि 1/4πε0 और q/r² है। ये चीज़ आप बता देते थे कि एक q चार्ज जब होता था तो r डिस्टेंस पे फील्ड ये होती थी। अब हम चाहते हैं कि नहीं, ये तो सिंगल चार्ज पे आपने खूब निकाल लिया, अब मुझे पेयर ऑफ चार्जेस में यानी डाइपोल के केस में फील्ड बताओ r डिस्टेंस पर। सो द फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, अब हम वो निकालना चाहते हैं ऑन एक्सियल पॉइंट एंड ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट। इसके दो केसेस बनते हैं। सो ऑन एक्सियल पॉइंट, सबसे पहले देखिए एक्सिस पर डाइपोल मोमेंट की एक्सिस क्या होती है और उस पर कैसे फील्ड निकाली जाए। मान लीजिए कि दो चार्जेस लिए गए, एक यहाँ पर प्लस है और एक यहाँ पर माइनस है। सो ये Q है और ये -Q है। तो हम एक्सियल पॉइंट पर इसकी वजह से फील्ड निकालना चाहते हैं। देखिए एक्सिस क्या है इसकी डाइपोल की, ये है इसकी एक्सिस, और इसी पर हम यहाँ पे फील्ड निकालना चाहते हैं। ये जो कहलाता है दिस इज इसका मिड पॉइंट, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल, सेंटर ऑफ डाइपोल। और सारी डिस्टेंसेस यहीं से ली जाती हैं। मान लीजिए हम इस पॉइंट पर जो कि P पॉइंट है, तो P पॉइंट की सेंटर ऑफ डाइपोल से डिस्टेंस आप R ले लें, तो मैं इस डाइपोल से, ये डाइपोल है, इस डाइपोल से R डिस्टेंस पर स्थित एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करना चाहता हूं। वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। तो ये एक्सिस है, तो ये डाइपोल एक्सिस है। ये जो लाइन है इसको कहेंगे कि डाइपोल एक्सिस। चूंकि ये डाइपोल एक्सिस है इसलिए इस पर स्थित किसी भी पॉइंट को एक्सियल पॉइंट कहेंगे। तो अब हमें यहाँ पर निकालना है इस P की +Q से डिस्टेंस कितनी है। तो ये आप देख लीजिए, ये 2a थी तो ये डिस्टेंस a हुई और ये डिस्टेंस भी a हुई, क्योंकि डाइपोल के बीच की डिस्टेंस हमने 2a ली थी। तो जरा देखिए ये r है और r में से a कम कर दो, तो इससे इसकी डिस्टेंस कितनी हुई, r - a। और इस P की जरा देखो इससे कितनी डिस्टेंस हुई, क्योंकि पूरी r थी तो a कम कर दिया तो r - a हो गई। और यहाँ से जरा इसकी देखो तो r में a जोड़ दो, तो दैट इज r + a। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, जरा इसको भी देखें, r + a और इससे r - a। अब जरा देखो
यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज या प्रोटॉन रख के देखो तो इसकी वजह से कहाँ भागेगा, तो इसकी वजह से ये इधर भागेगा, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा क्योंकि ये नज़दीक है, इट इज़ इन विसिनिटी ऑफ इट, सो ड्यू टू लेसर डिस्टेंस द फील्ड विल बी मोर। तो हम ये कह सकते हैं कि प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पर लगने वाली फील्ड ज़्यादा होगी। अच्छा, इस पी पर एक पॉजिटिव चार्ज रख दें तो इसकी वजह से कहाँ भागेगा, निगेटिव की वजह से, तो अट्रैक्ट होगा, लेकिन उतना नहीं अट्रैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि अब वो चार्ज ही दूर है, तो दूर होने पर फील्ड कम हो जाती है, इट बिकम्स फीबल। तो ये लेस है और ये ज़्यादा है। आप देखेंगे इस पर नेट कि फील्ड किधर हो जाएगी, तो नेट फील्ड तो इधर ही हो जाएगी, क्योंकि ये जब दोनों वेक्टर सम होगा तो इतना पार्ट इतने से कट हो जाएगा, बाकी इतनी रेसिडुअल फील्ड बच जाएगी। खैर जो भी हो, ये हमने इन दोनों पे वेक्टर लगा दिया। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P is equals to E plus Q और प्लस E माइनस Q। ये हमने किस फार्मूले से किया है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट is vector sum of field acting at that point due to a group of charges at its vicinity। वेक्टर सम, तो वेक्टर सम हमने कर दिया। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, किसी बिंदु पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र उसके चारों ओर समूहों में स्थित आवेश के सदिश राशि के योग के बराबर होता है। इट इज द वेक्टर सम ऑफ फील्ड एक्टिंग बाय इंडिविजुअल चार्जेस एट द विसिनिटी ऑफ इट। और ये कौन सा है? दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजीशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। ऐसा हमने पहले भी किया है तो भी फिर कर रहे हैं। अब जरा देखें, प्लस क्यू की वजह से इस पर जो फील्ड लग रही है आप जानते हैं वो निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ लग रही है। सो 1/4πε0, तो खैर दोनों में ही होगा, उसको कॉमन ले लीजिए, इसका मैग्नीट्यूड लीजिए, इनके बीच की प्लस क्यू से इसकी डिस्टेंस लो, पी से प्लस क्यू के बीच की कितनी डिस्टेंस है जरा देखो, पी से, पी पॉइंट पे निकाल रहे हैं ना हम लोग फील्ड। सो फील्ड एट पी पॉइंट, तो प्लस क्यू से कितनी डिस्टेंस, आप इसे प्लस लिख लें, तो प्लस क्यू से कितनी डिस्टेंस है, आर माइनस है, ये आर माइनस है हो गया, और इसका स्क्वायर कर दो, ये चीज है। अच्छा, ये माइनस आई कैप है, क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन प्लस क्यू की वजह से इधर भाग रहा है, माइनस की, माइनस एक्स एक्सिस। दूसरी तरफ देखो 1/4πε0 तो कॉमन ले लिया, माइनस क्यू की वजह से सिर्फ मैग्नीट्यूड लो, ये वेक्टर का चैप्टर है, और बाकी चीज़ तो यहाँ हम ले ही रहे हैं साइन। और ये कितना है बताओ, माइनस क्यू से इस पी की कितनी डिस्टेंस है, आर प्लस है। अच्छा, ये किधर है? ये है पॉजिटिव एक्सिस, क्योंकि अट्रैक्ट होगा ना निगेटिव चार्ज की वजह से, यहाँ पॉजिटिव चार्ज छोड़ो तो अट्रैक्ट होगा। सो दिस इज आई कैप। नाउ क्यू को भी बाहर ले लो और आई को भी बाहर ले लो, तो अब ये निगेटिव साइन बच गया, -1/r माइनस ए का स्क्वायर और +1/r प्लस ए का स्क्वायर, ये ले लीजिए। तो अब दिस इज Q/4πε0, अंदर ही अंदर r माइनस ए स्क्वायर और r प्लस ए स्क्वायर, ये है। जैसे मान लीजिए कि HCl है, तो HCl एक मॉलिक्यूल है और इससे r डिस्टेंस पर आप इसकी फील्ड निकालना चाहते हैं। r डिस्टेंस का मतलब यहाँ से इसके सेंटर तक r डिस्टेंस है, तो ये तो इनके बीच की डिस्टेंस तो बहुत छोटी हुई, वो तो पिकोमीटर में हुई, और ये r होगा 2 सेंटीमीटर। तो आप देखोगे कहाँ ये पिकोमीटर, कहाँ ये सेंटीमीटर। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2a। जो डाइपोल के बीच की डिस्टेंस है वो तो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, और r एक बहुत बड़ी दूरी है, r हमेशा बड़ा है।
सो ये बात तो आपको ध्यान रखनी है कि आर बहुत बड़ा है। तो कहाँ मॉलिकुलर डोमेन में हम काम कर रहे हैं ना, तो आर अगर 2 सेंटीमीटर या 2 mm भी लेते हो कि 2 mm डिस्टेंस पर कितनी उसकी फील्ड हुई, तो वो इस पिकोमीटर से तो काफ़ी बड़ा हो गया इस डिस्टेंस से, ये बॉन्ड लेंथ। तो आर इज़ वेरी ग्रेटर। जो भी हो, अब हम यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ देखिए आर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया और आर प्लस ए स्क्वायर निगेटिव साइन के साथ आ गया, आर प्लस ए स्क्वायर। और यहाँ देखिए आर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया और आर माइनस ए स्क्वायर आ गया। तो दिस इज क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। इसको खोलिए, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR, बाहर माइनस साइन है, और प्लस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR, और डिवाइडेड बाई आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ऐसे, और ये आई कैप। तो क्या हो गया, देखो ये माइनस आर स्क्वायर है और ये प्लस आर स्क्वायर, ये माइनस ए स्क्वायर है, ये प्लस ए स्क्वायर, ये माइनस 2AR और माइनस 2AR। तो ऊपर हो जाएगा माइनस 4AR और अपॉन, यहाँ देखो दैट इज आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और बाहर आई कैप, ये चीज हो गई। तो अब जरा देखें, तो यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी कि 2A बाहर निकाल लें, 2AQ बाहर निकाल लिया, 2AQ, 2 छोड़ दिया, 2 बाहर निकाल लिया, और बाकी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में ए बहुत छोटा है। अभी आपको बताया ना कि ए बहुत छोटा है, आर बड़ी डिस्टेंस, ये मिलीमीटर सेंटीमीटर, जबकि पिकोमीटर है, मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस है, तो इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए इसे नेग्लेक्ट कर दिया। तो अंदर क्या बचा जब 2A बाहर निकाल लिया, सो दैट इज माइनस 2R, सो दैट इज माइनस 2R को सिर्फ 2R लिखिए और माइनस हम आई के साथ ले लेंगे। अब जरा देखें, और नीचे क्या बचा, अगर a नेग्लेक्ट कर दिया तो r⁴ बच गया और माइनस आई का कैप, सब कुछ वही है। देखो 4AR और निगेटिव, सारा वही है, तो कुछ भी नहीं है, बस रीडिस्ट्रीब्यूशन किया है। 2A इसके साथ ले लिया, 2R यहाँ लिख दिया और आई के साथ निगेटिव ले लिया, और इसके नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले लिया। अच्छा, ये चीज P है, और एक आर इससे कट के तो क्यूब आ गया। सो दिस इज, ये P है, क्यों, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि P इज 2AQ, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। अच्छा, P का डायरेक्शन क्या होगा, क्या अगर आप यहाँ पे देखें तो P का डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा बताइए। क्या ये हमने आपको बताया था माइनस से प्लस की तरफ होगा, इधर होगा निगेटिव साइड में, तो हाँ, तो इसलिए ये तो रहा P, और P निगेटिव एक्स एक्सिस की ओर है। फिर से देख लें फिगर में, माइनस से प्लस की तरफ होता है, माइनस से प्लस की तरफ, ये चीज़ आपको पता चल जाएगी अभी ऐसा क्यों होता है, बट अभी आप मान लें माइनस से प्लस की ओर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। तो बताइए P वेक्टर क्या हुआ, 2AQ इंटू माइनस आई, क्योंकि डायरेक्शन भी लगा ली, तो ये चीज हो गई। तो अब हमारे पास 2AQ और माइनस आई सब कुछ है, तो क्यों ना इसे P वेक्टर लिख लिया जाए, और साथ में एक 2 फिर भी बचेगा, तो ये P है और ये उसका वेक्टर भी ले लेगा उसमें, और 2 फिर भी बचेगा। सो 2P वेक्टर, क्योंकि यहाँ देखिए इसी को यूज किया है, और अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, यानी जो EP है, एक्सियल पॉइंट पर जो फील्ड होगी वो क्या होगी,
उसका इनवर्स क्यूब डिपेंडेंस होगा। जरा चेक कर लो, अभी तक हम देख रहे थे सिंगल चार्ज होता था तो इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस होता था। अब अगर पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है तो इनवर्स क्यूब डिपेंडेंस है, और उस फील्ड की डायरेक्शन पी के ही डायरेक्शन में होगी, जिधर डाइपोल मोमेंट है उधर ही उसकी डायरेक्शन होगी। और 1/4πε0r³ और यहाँ पर 2 और आ गया 2p अपॉन, तो ये एक फार्मूला हो गया कि डाइपोल एक्सियल, so it is the axial point, electric field at axial point is the formula for electric field due to dipole at axial point। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला हो गया है एक्सियल पॉइंट पर निकालने का। और जो फील्ड होगी इट इज अलोंग द डाइपोल मोमेंट, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज अलोंग द डाइपोल मोमेंट। ये फिगर में जरा देख लें तो फील्ड नेट कितनी आएगी, ये इधर आएगी कि इधर, इधर आएगी क्योंकि ये बड़ा वेक्टर है, और डाइपोल मोमेंट भी तो इधर ही है, तो ये फील्ड इसी डायरेक्शन में है डाइपोल मोमेंट के। बाकी फार्मूला नीचे कर दिया तो अलोंग है कि नहीं। सो एक्सियल फील्ड, एक्सिस पर निकाल रहे हैं तो एक्सियल फील्ड कहलाएगी। एक्सियल फील्ड इज अलोंग द डाइपोल मोमेंट एंड इट्स फार्मूला इज गिवन बाय दिस विच हैज इनवर्स क्यूब डिपेंडेंस, जिसमें कि इनवर्स क्यूब डिपेंडेंस है। और ऊपर हमने देखा था सिंगल चार्ज था तो इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस था, और 2 चार्ज हो गए पेयर में तो इनवर्स क्यूब डिपेंडेंस हो गया। तो ये बड़ी बात हमने देखी डाइपोल के केस में। जहाँ तक रही बात इसके इक्विटोरियल पॉइंट की फील्ड निकालने की, तो उसको हम अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू बच्चों।